अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। आदित्य डाइनिंग टेबल से उठकर जाने को हुआ तो शानिका ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आदि? आदित्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, रूम में जा रहा हूँ। फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। आदित्य शानिका को ये बोलकर जल्दी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वह जल्द से जल्द अपने रूम में पहुंचना चाहता था। उसे शुभी नीचे नहीं दिखी तो इसका मतलब वह रूम में होगी। अब आदित्य से इंतजार नहीं हो रहा था। वह शुभी को अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रहा था। आदित्य अपने रूम में पहुंचा पर पूरे रूम को चेक करने के बाद भी उसे शुभी कहीं नहीं मिली। आदित्य को अब गुस्सा आने लगा था। वह अपना फोन निकालकर शुभी को कॉल करने लगा पर 3 बार कॉल करने पर भी शुभी ने कॉल पिक नहीं किया। आदित्य ने गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंका और फिर क्लोजेट रूम में चला गया। इधर सबका डिनर हो जाने के बाद सभी लिविंग एरिया में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। अनीता जी भी बैठकर उन सब से बातें कर रही थी। तभी शुभी किचन से बाहर निकलकर ऊपर जा रही थी कि अनीता जी ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ शुभी, क्या तुमने खाना खाया? शुभी अनीता जी के पास चलकर गई और बोली, हाँ दादी, मैंने खाना खा लिया है। इतना बोलकर शुभी ऊपर चली गई। अनीता जी गुंजन से बोली, बेटा अब आप सबको भी आराम करना चाहिए। अभी तक तुम्हारे बड़े पापा नहीं आए हैं तो इसका मतलब वो लेट आएंगे, तुम सुबह उनसे मिल लेना। गुंजन भी सोफे पे से उठते हुए बोली, हाँ बड़ी माँ, आप ठीक ही कह रही हैं, वैसे भी बहुत थकान हो गई है, मैं तो सोने जा रही हूँ। बच्चों तुम लोग भी अपने रूम में जाकर आराम करो। सब लोग अपने रूम्स में जा चुके थे। आदित्य नहाकर आया और अपना कपबोर्ड खोलकर अपने कपड़े निकालने लगा कि तभी उसने देखा वहां पर शुभी के कपड़े नहीं थे। आदित्य अपने आप से बोला, शुभी के कपड़े कहाँ गए? यहीं पर तो हुआ करते थे। आदित्य ने दूसरा कपबोर्ड खोलकर देखा। दूसरे कपबोर्ड में शुभी की सारी साड़ियां वहीं पर थी। आदित्य फिर अपने आप से बोला, शुभी की साड़ी तो यहीं है पर बाकी के कपड़े, क्या शुभी कहीं चली गई है? पर वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? आदित्य ने अपने कपड़े पहने और जल्दी से रूम में आ गया। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वह रूम से बाहर निकलने के लिए जैसे ही डोर खोलता है कि उसे सामने अनीता जी खड़ी हुई दिखती हैं। वो अनीता जी को देखकर बोला, दादी, अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। अनीता जी रूम में अंदर आए और बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनीता जी रूम में सोफे पर आकर बैठ गई। आदित्य भी उनके पास आकर बैठा और बोला, दादी, वो शुभी। अनीता जी आदित्य की बात को बीच में काटते हुए बोली, मुझे शुभी के बारे में ही बात करनी है। आदि, तुम अब शुभी के साथ नहीं रहोगे? अनीता जी आदित्य की तरफ देखते हुए बोली। आदित्य अनीता जी की बात सुनकर कुछ समझा नहीं। वह बोला, क्या? आप क्या कहना चाह रही हो दादी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तुम्हें याद दिला दे तो तुम चाहते थे कि तुम्हारी और शुभी की शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कम से कम 6 महीने तक। और अभी तो 2.5 महीने ही हुए हैं तुम्हारी शादी को। मतलब अभी तुम 3.5 महीने बाद ही डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें शुभी के साथ इस रिश्ते में रहना है या नहीं। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बुआ जी को इस शादी के बारे में पता चले। जब तक वो यहाँ पर हैं, तुम शुभी से दूर रहोगे। शुभी तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रहेगी। हमने उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। आदित्य अनीता जी की बात सुनकर हैरान था। वह जल्दी से बोला, दादी, मैं एकदम श्योर हूँ, मैं सबके सामने शुभी को अपनी बीवी मानने को राजी हूँ। अनीता जी आदित्य की बात सुनकर थोड़ी देर तक चुप रही। फिर वह बोली, ये सब लोग 2 से 4 दिन रुक कर चले जाएंगे। इनके जाने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह तुम शुभी और अपने रिश्ते का खुलासा सबके सामने करोगे। तब तक के लिए शुभी से दूर रहना।
इनमें से किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए शुभी और तुम्हारे बारे में। पर दादी, बुआ को पता चलता भी है तो क्या प्रॉब्लम है, आज नहीं कल तो पता चल ही जाएगा शुभी और मेरे बारे में, आदित्य अनीता जी की ओर देखते हुए बोला। जब हमें बताना होगा हम तब बता देंगे, पर अभी हम गुंजन को कुछ नहीं बताना चाहते। इसलिए ये मान लो कुछ दिनों के लिए तुम और शुभी एक दूसरे के कुछ नहीं हो। अनीता जी ने इतना कहा और फिर वो उठकर जाने लगी, पर फिर डोर पर रुकते हुए बोली, तुम्हारा खाना हम रूम में ही भिजवा देते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने फोन को उठाकर शुभी को फिर से कॉल करता है, पर इस बार भी शुभी ने कॉल रिसीव नहीं किया। आदित्य को अब शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर शुभी अपने रूम में आकर सीधे बाथरूम में चली गई। उसे अपने बंद गले के सूट में अनकंफर्टेबल लग रहा था। शुभी चेंज करके रूम में वापस आई और फिर बालकनी में जाकर बैठ गई। शुभी का फोन उसके रूम में एक बार बजकर बंद हो चुका था, पर उसे पता ही नहीं चला। आदित्य को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह शुभी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हुए जा रहा था, पर वह शुभी से मिल नहीं पा रहा था। आदित्य अपने रूम से बाहर निकला और अपने पास वाले रूम को देखने लगा। वह अपने आप से बोला, दादी ने मेरे पास वाला रूम तो शुभी को बिल्कुल नहीं दिया होगा। कैसे पता करूं कि शुभी किस रूम में है? कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने उस रूम के डोर को हल्का सा धक्का देकर देखा तो उसे पता चला कि रूम अंदर से बंद था। आदित्य ने ऐसा ही उसके पास वाले 2 रूम के साथ किया, वह भी अंदर से लॉक थे। आदित्य फिर अपने आप से बोला, शायद इन तीनों रूम्स में शानिका, राज और दिया है। मैं दूसरे साइड चेक करता हूं, अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो शुभी मुझे दूसरे साइड वाले रूम्स में मिलेगी। आदित्य इतना सोचते हुए अपने रूम के दूसरी ओर बने रूम्स में एक एक करके शुभी को ढूंढने लगा। इस बार वह जिस रूम को चेक कर रहा था वह अंदर से बंद था। आदित्य अपने आप से बोला, शुभी इसी रूम में होनी चाहिए, पर अगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला और ये रूम में कोई और निकला तो फिर मैं उससे क्या बोलूँगा, क्यों आया हूँ मैं यहाँ पर, पहले पता करता हूँ, शायद शुभी ही हो। आदित्य इतना सोचकर डोर नॉक करता है। कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वह एक बार फिर नॉक करता है। शुभी भी बालकनी से रूम में आ गई और बेड पर लेटी हुई थी। डोर नॉक की आवाज से वह उठकर बैठ गई। आदित्य ने दोबारा डोर नॉक किया। दूसरी बार नॉक करते ही डोर ओपन हो गया। शुभी को अपने सामने देखकर आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर वह कुछ बोलता उससे पहले शुभी ने आदित्य के मुंह पर ही डोर बंद कर दिया। आदित्य हक्का बक्का रह गया। वह अपने आप से बोला, क्या था ये? आदित्य इतना बोलकर दोबारा डोर नॉक करता है। 3 से 4 बार नॉक करने के बाद शुभी ने डोर ओपन किया और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डोर को धक्का मारकर पूरा खोल दिया। शुभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। आदित्य के डोर को धक्का देने की वजह से उसे धक्का लगा और वह नीचे गिर गई। आदित्य जल्दी से अंदर गया और शुभी को उठने में मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो वह बोली, दूर रहिए, पास मत आना मेरे। शुभी। आदित्य ने इतना ही कहा था कि शुभी उठकर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से। क्या दादी ने आपको नहीं बताया कि? शुभी आगे कुछ बोलती कि आदित्य ने शुभी का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शुभी आदित्य को पुश करने लगी। वह आदित्य को अपने आप से दूर करना चाहती थी। वह अभी भी आदित्य से गुस्सा थी। शुभी आदित्य को पुश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा हमें ऐसे। आदित्य शुभी की बात सुनकर उससे अलग हुआ। उसका ध्यान खुले हुए डोर पर गया। वह जल्दी से डोर के पास गया और डोर को बंद कर दिया।
शुभी की आंखें और बड़ी हो गई। उसे लगा था कि आदित्य जा रहा है, पर उसने तो डोर लॉक कर दिया और अब वह शुभी के पास ही आ रहा था। शुभी आदित्य के करीब आने से पीछे हटने लगी थी, पर थोड़ी ही देर में वह वॉल से टकराकर रुक गई। आदित्य शुभी की एकदम करीब आ चुका था। उसने शुभी को अपने और वॉल के बीच में कैद कर लिया। शुभी ने जल्दी से अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया और बोली, दूर रहिए मुझसे। आदित्य शुभी के कान के पास आते हुए धीरे से बोला, तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे। आदित्य के इस तरह शुभी के कान में फुसफुसाने से शुभी को अपनी बॉडी में गूसबम्प्स फील होने लगे थे। आदित्य ने आगे कहा, सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। इस बार माफ कर दो। शुभी ने अपने चेहरे पर से अपने हाथ नीचे किए और अपनी नजरें उठाकर आदित्य की आंखों में देखा। आदित्य की नज़र तो शुभी पर ही थी। शुभी की नजरें आदित्य से मिली तो उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। आदित्य ने अपने हाथों को वॉल से हटाकर शुभी की कमर पर रख लिए। वो उसके करीब होते हुए अपना फोरहेड शुभी के फोरहेड से जुड़ते हुए बोला, शुभी प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। शुभी को अपने चेहरे पर इस वक्त आदित्य की गर्म सांसें फील हो रही थी। आदित्य धीमी आवाज में शुभी से बोला, जान प्लीज ऐसे मत तड़पाओ। उस दिन प्लांट में हुए हादसे के बारे में जानकर मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। इतना कि मैंने तुम पर सारा गुस्सा निकाल दिया। मेरी और सैम की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। हमारे सारे वर्कर्स की मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। आदित्य को इस तरह सेड होता देख शुभी अपनी नजरें उठाकर आदित्य की आंखों में देखने लगी, पर आदित्य की आंखें बंद थी। शुभी अपने मन में सोचने लगी कि उसको भी आदित्य की सिचुएशन को समझना चाहिए था। जो भी कुछ आदित्य ने उस दिन कहा, उसका मूड वाकई उस समय बहुत खराब था। आदित्य ने अपना फोरहेड शुभी के फोरहेड से अलग किया और शुभी के गले लग गया। शुभी भी अब अपने आप को और नहीं रोक पाई। उसने आदित्य को काफी मिस किया था। शुभी के हाथ खुद ब खुद आदित्य की कमर पर आ गए और उसने अपने हाथों को आदित्य की कमर के आसपास लपेट लिया। आदित्य शुभी के इस जेस्चर से खुश हो गया। वह शुभी से अलग हुआ और सीधे खड़ा होकर शुभी को देखने लगा। शुभी ने आदित्य को धक्का देकर खुद से दूर किया। वो उसके पास से जाने को हुई तो आदित्य ने शुभी के बाजुओं को पकड़ कर अपने सीने से लगा लिया। आदित्य शुभी को पीछे से गले लगाए हुए था। वो इस पल बस शुभी की खुशबू में खो जाना चाहता था। उसने शुभी के शोल्डर पर किस करते हुए बड़े ही सेडिक्टिवली वे में कहा, आई मिस्ड यू सो मच जान। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारी खुशबू मुझे कितना पागल कर देती है। आदित्य के हाथ शुभी के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे और वह शुभी के गले के पास अपनी नाक लगाकर उसको ऐसे सूंघ रहा था जैसे वो बस अभी शुभी का शिकार करने वाला है। शुभी को आदित्य के इतने करीब होने से ऐसा लग रहा था कि मानो हजारों तितलियां उसके पेट में डांस कर रही हो। आदित्य अब धीरे धीरे शुभी के गले को प्यार से चूमने लगा था। शुभी ने आदित्य से दूर होना चाहा तो आदित्य ने फिर से शुभी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। आदित्य शुभी के गले पर किस करते हुए बोला, प्लीज लव अभी मुझसे दूर मत जाओ। आदित्य की रिक्वेस्ट सुनकर शुभी का दिल और तेजी से बीट करने लगा। शुभी को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके मुंह में आ जाएगा। वो पलटी और आदित्य के गले लग गई। वो अपना फेस आदित्य के सीने में छुपाए हुए थी क्योंकि इस वक्त उसका चेहरा लाल पड़ गया था। आदित्य के चेहरे पर भी एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई थी। उसने और कसकर शुभी को गले लगा लिया। उधर मायरा आदित्य के रूम में खाना उसकी टेबल पर रखकर वापस आ गई थी। अनीता जी और सपना जी अभी भी लिविंग एरिया में ही बैठे थे। सपना जी अनीता जी को इस तरह परेशान होता देख उनसे बोली,
मैडम जी, आप गुंजन के आने से इतना परेशान क्यों हो गई हैं? अनीता जी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, सपना, हमें गुंजन के यहाँ आने से कोई परेशानी नहीं है। पर तुम तो अच्छे से जानती हो कि गुंजन कैसी है। हमें गुस्सा तो इन पर आ रहा है। इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि गुंजन इंडिया वापस आ रही है। क्या पता गुंजन बेटी को जो गलतफहमी थी वह सब दूर हो गई हो, इसलिए वह इंडिया वापस आई हो। सपना जी ने अनीता जी से कहा। अनीता जी सपना जी की तरफ देखते हुए बोली, हमें नहीं पता सपना कि गुंजन की गलतफहमी दूर हुई है या नहीं, पर हम इस बार गुंजन को कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे कि जिस वजह से हमारा भरा पूरा परिवार फिर से एक बार बिखर जाए। अभी ही तो सब ठीक होना शुरू हुआ है, हम गुंजन को कुछ भी खराब करने नहीं देंगे। आज पता नहीं ये भी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। सपना जी अनीता जी के चेहरे पर डर साफ देख पा रही थी। रूम में शुभी आदित्य के गले लगे हुए उससे बोली, आदित्य, अब आप जाइए यहाँ से। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो क्या बोलेंगे हम? अभी घर में काफी लोग हैं, उन्हें हमारी शादी के बारे में नहीं पता और दादी ने कहा है कि अंडस्को 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 अंडस्को। शश शश। आदित्य ने शुभी को अपने आप से अलग करके उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। वह बोला, मैं जानता हूँ दादी ने मुझे सब बता दिया है, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इतना बोलते हुए आदित्य झुका और उसने शुभी को ऊपर उठा लिया। शुभी आदित्य की इस हरकत से झेप गई। वो घबराते हुए बोली, आदित्य, ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतरिए, मैं गिर जाऊंगी। आदित्य ने धीरे से शुभी को नीचे उतार दिया और बोला, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगा। शुभी हकलाते हुए बोली, ना, नहीं, वो मुझे डर लग रहा था ऊपर। आदित्य शुभी को गले लगाकर बोला, आई लव यू सो मच जान। इतना बोलकर उसने शुभी के गाल पर किस कर लिया। वो फिर थोड़ा झुका और शुभी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर फेंक दिया। शुभी उठने को हुई तो आदित्य जल्दी से उसके ऊपर आ गया। शुभी आदित्य की चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, आप। वह आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह आदित्य का ये रूप देखकर घबरा गई थी। आज आदित्य उसे अलग ही मूड में लग रहा था। उसने शुभी के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबा दिया। शुभी आगे कुछ बोल पाती कि आदित्य ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। आदित्य बड़े प्यार से शुभी के लोअर लिप को अपने होठों में लेकर चूम रहा था। शुभी के मुंह से एक आह की आवाज निकली। आदित्य ने शुभी के लोअर लिप पर हल्के से बाइट कर लिया था। वो अब शुभी को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था, जैसे कि वो इतने दिनों की अपनी प्यास बुझा रहा हो। शुभी को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, पर आदित्य तो आज शुभी के होठों का रस पूरा पी लेना चाहता था। आदित्य की पकड़ भी शुभी के हाथों पर कसती जा रही थी, तभी चूड़ी टूटने की आवाज आई। आदित्य ने जैसे ही महसूस किया कि उसकी पकड़ से शुभी की चूड़ी टूट गई है तो वो जल्दी से शुभी के ऊपर से उठ गया और शुभी के हाथ को पकड़ते हुए देखने लगा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आदित्य ने शुभी की फिक्र करते हुए पूछा, पर शुभी से तो अभी बोला ही नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसका चेहरा, उसके होठ पूरे लाल पड़ गए थे। किसकी वजह से उसके होठ हल्के सूज भी गए थे। आदित्य उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार बोला है ये कांच की चूड़ियां मत पहना करो, अगर चोट लग जाती तो। शुभी थोड़ा नॉर्मल हुई तो उठकर बैठ गई।
आदित्य भी थोड़ा साइड हुआ शुभी को स्पेस देने के लिए, पर शुभी ने जल्दी से आदित्य को अपने पास खींच लिया और बोली, कांच है पीछे, आपको चोट लग जाएगी। आप बैग से उठिए, मैं बैग साफ कर देती हूँ। आदित्य ने अपना हाथ शुभी के गाल पर रखकर उससे पूछा, तुम ठीक हो? शुभी ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। आदित्य बेड से उठ गया। शुभी भी उठ गई। उसने बेडशीट चेंज कर दी। अच्छे से बेड चेक करने के बाद कि कहीं कोई कांच का टुकड़ा ना रह गया हो। शुभी पलटी तो आदित्य उसके पीछे खड़ा हुआ था और वो उसे ही देख रहा था। शुभी की आंखें आदित्य की आंखों से मिली तो शुभी ने अपनी नजरें झुका ली। आदित्य शुभी के पास आया। उसने शुभी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। शुभी के हाथ आदित्य की चेस्ट पर आ गए। आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले शुभी जल्दी से बोली, आपने खाना खाया? आदित्य चुप था। नहीं ना, मुझे पता था, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। शुभी इतना बोलकर आदित्य से अपने आप को छुड़वाने लगी, पर आदित्य ने उसे छोड़ा ही नहीं। उसकी पकड़ अभी भी शुभी की कमर पर कसी हुई थी। शुभी आदित्य के चेहरे को देखने लगी। आदित्य शुभी को स्ट्रगल करता देख मुस्कुरा रहा था। फिर वह बोला, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। इतना बोलकर आदित्य ने शुभी को छोड़ा और रूम से बाहर निकल गया। अनीता जी अपने रूम में टहल रही थी कि तभी संजीव जी रूम में आ गए। अनीता जी ने उन्हें देखा तो जल्दी से बोली, कहाँ गए थे आप? टाइम देखिए कितना लेट हो गया है, और अब इतना लेट खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाओगे। अनीता जी एक सांस में इतना कुछ बोल गई कि संजीव जी उन्हें रोकते हुए बोले, अरे रुको भी, हम खाना खाकर आए हैं। अच्छा, वैसे भी आजकल आप डिनर बाहर ही करके आने लगे हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा क्या? और ये गुंजन यहाँ क्यों आई है? और जब आपको सब पता था कि यहाँ पर आने वाली है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? अनीता जी ने संजीव जी से पूछा। संजीव जी काउच पर बैठते हुए बोले, दिया की शादी के लिए यहाँ आई है। उसने हमें दिया की एंगेजमेंट के बारे में बताने को फ़ोन किया था और बताया कि शादी भी यहीं से हो रही है, तो हमने उसे यहाँ अपने घर से ही शादी करने को कहा। आखिर ये घर भी तो उसका ही है। अनीता जी चिढ़ते हुए बोली, आपने गुंजन को माफ कर दिया और आप ये भूल गए कि उसने विक्रम के साथ क्या किया था। संजीव जी अनीता जी की तरफ देखते हुए बोले, अनु, कुछ गलतफहमी थी विक्रम और गुंजन के बीच में। अब गुंजन की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गुंजन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम भी उसे माफ कर दो। अनीता जी गुस्से में बोली, आपके भाई की बेटी है, मैं समझती हूँ, पर जो उसने मेरे बच्चे के साथ किया, मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। संजीव जी उठकर अनीता जी के पास आकर बोले, अनु, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गुंजन ने विक्रम और अदिति की जान ली थी? हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ गलतफहमी की वजह से वो विक्रम से नफरत करने लगी थी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने भाई को ही मार देगी। अनीता जी ने गुस्से में संजीव जी का हाथ झटक दिया और बोली, आपको जो करना है कीजिए, पर इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर गुंजन की वजह से इस घर में दोबारा कोई परेशानी हुई तो मैं इस बार गुंजन को छोड़ूंगी नहीं। अनीता जी इतना बोलकर बैग की तरफ जाने लगी कि वह फिर रुकी और मुड़कर संजीव जी से बोली,
मैंने गुंजन को आदि और शुभी की शादी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए आप भी मत बताइएगा। संजीव जी हैरान होते हुए बोले, क्या मतलब? एक घर में होकर तुम्हें लगता है कि गुंजन को पता नहीं चलेगा आदि और शुभी के बारे में? नहीं पता चलेगा। मैंने शुभी को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है और आदि को बोल दिया है कि वह जब तक ये लोग यहाँ हैं तब तक के लिए शुभी से दूर रहे। कितने दिन रहेंगे ये लोग यहाँ पर? अनीता जी ने बेड पर बैठते हुए संजीव जी से पूछा। संजीव जी अनीता जी के पास आते हुए बोले, कम से कम 15 दिन तो रहेंगे। तब तक क्या आदि और शुभी ऐसे अलग अलग कमरों में रहेंगे? और क्या जरूरत है शुभी और आदि की शादी के बारे में छुपाने की? दोनों की शादी को वक्त ही कितना हुआ है और तुमने उन दोनों को लग कर दिया। आदि वैसे भी अपने काम में बिजी रहने की वजह से शुभी के साथ रहता ही कितना है, जो अब तुम उन्हें घर में भी साथ नहीं रहने देना चाहती। अनीता जी बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके बोली, जब आदि शुभी और अपनी शादी की अनाउंसमेंट सबके सामने करेगा तो गुंजन को भी पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप चुप रहिए और मैं उन दोनों को अभी दूर रख रही हूं जिससे कि वह दोनों आगे साथ में रहे। संजीव जी अनीता जी की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोले, तुम ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। इतना बोलकर संजीव जी चेंज करने बाथरूम में चले गए। इधर रूम में आदित्य और शुभी दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। शुभी खाने की ट्रे ले जाने लगी तो आदित्य ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जल्दी से रख कर आना। शुभी ने बस हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से रूम से बाहर निकल आई। शुभी किचन से वापस अपने रूम की ओर आ रही थी कि तभी उसे शानिका दिख गई। वह अपना फोन चलाते हुए अपने रूम के बाहर वॉक कर रही थी। ... शुभी जल्दी से पिलर के पीछे छुप गई क्योंकि शुभी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस समय उसकी मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र साफ दिख रहा था। अगर शानिका उसे इस तरह देखती तो जरूर उससे सवाल करती। शुभी को शानिका को देखकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह अपने रूम में जा ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद ही सही शानिका अपने रूम में चली गई। शुभी भी जल्दी से अपने रूम की तरफ भागते हुए आ गई। रूम में शुभी अंदर आई तो बेड पर आदित्य नहीं था, वह रूम में ही नहीं था। शुभी का मूड वैसे भी शानिका की वजह से खराब हो गया था। आदित्य को रूम में ना पाकर अब शुभी को गुस्सा आ रहा था। उसे शानिका और आदित्य का गले लगना याद आ गया था। उसने अपना रूम लॉक किया और अपना दुपट्टा साइड में पड़े काउच पर फेंक दिया। शुभी ने रूम की लाइट ऑफ कर दी। वह जाकर बेड पर लेट गई। वह अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी बाथरूम का डोर खुला। शुभी ने आवाज सुन ली थी पर वह चुपचाप लेटी रही। आदित्य उसके पास आकर लेट गया और पीछे से शुभी को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, क्या तुम सो गई? शुभी ने आदित्य के हाथों को अपनी कमर से दूर हटाते हुए कहा, जाकर अपने रूम में सो जाए, वरना उस चुड़ैल को गले लगा कर सो जाए, पर मेरे पास मत आओ। आदित्य थोड़ा हैरान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि शुभी को अचानक से क्या हो गया। उसने शुभी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उससे पूछा, क्या बोल रही हो तुम? और किस चुड़ैल की बात कर रही हो? शुभी आदित्य की ओर पलटी और उसे धक्का देकर खुद से दूर करते हुए बोली, वही चुड़ैल जिससे आप नीचे गले मिल रहे थे और इतना हंसकर बातें कर रहे थे।
आदित्य शुभी की बात सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर तभी उसे याद आया कि नीचे तो वह शानिका से गले मिला था। अब आदित्य को समझ में आ रहा था कि शुभी को जलन हो रही है। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए हुए शुभी के करीब आते हुए बोला, अच्छा तो क्या तुम्हें जलन हो रही है शानिका से? शुभी ने आदित्य की टी शर्ट पकड़कर उसे अपने और पास खींचते हुए कहा, हाँ हो रही है जलन। अगर आपको उसे गले लगाकर सुकून मिलता है तो आप उसको ही गले लगाओ, पर फिर मुझसे दूर रहो। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो दूसरी लड़कियों को गले लगाए। आदित्य शौक था, उसकी छोटी सी क्यूट सी शुभी उसे धमकी दे रही थी। वह अपना गला साफ करते हुए बोला, जान, वो मेरी स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड थी। इतने दिनों बाद मिले तो बस एक नॉर्मल फ्रेंड वाला हग था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आदित्य ने शुभी के हाथों में से अपनी टी शर्ट छुड़वाते हुए आगे कहा, और वो तो मुझे सुकून कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि सुकून तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे पास होने से ही मिलता है। शुभी आदित्य की बात सुनकर एक पल के लिए आदित्य को देखने लगी और फिर अपना मुंह बनाते हुए बोली, झूठे कहीं के, और झूठ बोलना है। आदित्य मुस्कुराया और शुभी के गाल को पकड़कर जोर से किस कर लिया। वह शुभी को देखते हुए बोला, मैं आगे से कभी शानिका को गले नहीं लगाऊंगा। फिर वह उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, और अब अगर तुमने मुझे फिर से झूठा बोला तो मैं सच में शानिका के पास जाकर उसको गले लगाकर सो जाऊंगा। आदित्य ने इतना ही कहा था कि शुभी ने सीधे एक थप्पड़ आदित्य के गाल पर दे मारा और उसे धक्का देते हुए बोली, हाँ तो जाए, मेरे पास मत आओ, जाए उसके पास। आदित्य तो अपना गाल पकड़कर बस शुभी को देख रहा था। फिर अचानक से उसने एक झटके में शुभी को अपने नीचे दबा लिया और बोला, आजकल तुम्हारे हाथ बहुत चलने लगे हैं, कितना जोर से थप्पड़ मारा है। हाँ, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना बोलकर आदित्य शुभी के होठों के करीब अपने होठ लाने लगा। उसने अपने होठ शुभी के होठों पर रख दिए, पर वह आगे किस कर पाता उससे पहले शुभी ने आदित्य के लोअर लिप को जोर से काट लिया। आदित्य दर्द से कराह उठा और जल्दी से शुभी के ऊपर से हटकर उसके बगल से लेट गया। ओह गॉड, अब तो तुम मुझे काटने भी लगी हो, आज तो तुम मुझे मार ही डालोगी। आदित्य ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। शुभी आदित्य को देखकर हंसने लगी और बोली, अब जाना है आपको शानिका के पास? आदित्य अपना पप्पी फेस बनाते हुए बोला, नहीं मेरी माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, मुझे मरना थोड़ी है अपनी शेरनी के हाथों। शुभी आदित्य की बात सुनकर और जोर से हंसने लगी। तभी आदित्य ने उसे झटके से अपने पास खींच लिया और बोला, अब बताओ मेरी बीवी, अब कैसे बचोगी मुझसे? अब तुम बताओ मैं तुम्हें कहाँ बाइट करूं? शुभी चुप हो गई थी। आदित्य शुभी की आंखों में देख रहा था, पर शुभी की नजरें आदित्य के होठों पर थी। आदित्य के लोअर लिप से हल्का सा खून निकलने लगा था। शुभी को अब बुरा लग रहा था कि उसने आदित्य को काफी जोर से काट लिया है। वह आदित्य के गले लग गई और बोली, प्लीज मुझे बाइट मत करना, गलती से हो गया। आदित्य तो शुभी को तंग कर रहा था, उसने सोचा कि शुभी को थोड़ा और तंग करे। वह बोला, क्यों ना करूं, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आदित्य की बात सुनकर शुभी की पकड़ आदित्य पर और कस गई। फिर वह बोली, नहीं प्लीज, आप ऐसे कैसे मुझसे बदला ले सकते हो?
मुझे नहीं कहना आता, पर इतना पता है कि आप बस मेरे हो। मुझे नहीं अच्छा लगा शानिका और आपका गले लगना। अगर आप ऐसे उससे इतना हंसकर बातें करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बात तो क्या, मैं आपके पास भी नहीं रहूंगी। वापस चली जाऊंगी अपने आगरा। आदित्य को अपने गले पर कुछ गीला सा फील हुआ। उसने शुभी का चेहरा अपने सामने किया तो देखा शुभी की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने शुभी के आंसू अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, तुम पागल हो बिल्कुल। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरी ही नहीं सैम की भी। तुम्हें लगता है मैं उसके पास जाऊंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ माय लव। तारांकन मैं उसे कभी गले क्या अपने पास भी नहीं आने दूंगा अब से। आदित्य ने शुभी के गाल पर किस करते हुए आगे कहा, मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, पहली और आखिरी बार, फिर कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। शुभी का तो ध्यान ही नहीं था आदित्य की बातों पर। उसका ध्यान एक बार फिर आदित्य के होठों पर था। वह आदित्य के होठों की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। उन होठों से निकलता हल्का खून उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। शुभी ने बिना देरी किए अपने होठ आदित्य के होठों पर रख दिए। आदित्य ने तो शौक होकर अपनी आंखें और बड़ी कर ली। शुभी आदित्य से दूर हुई और फिर वह अपनी नजरें झुकाकर आदित्य से बोली, आपकी संगति का असर है, आपने मुझे बिगाड़ दिया है। आदित्य शुभी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से शुभी का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, अच्छा, पर तुम अभी भी पूरी तरह बिगड़ी नहीं हो। आदित्य शुभी की भीगी हुई आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी एक शरारत भरी मुस्कान थी। शुभी ने अपना चेहरा थोड़ा और ऊपर उठाया और एक बार फिर अपने होठ आदित्य के होठों से जोड़ लिए। वह धीरे धीरे आदित्य के लोअर लिप को अपने होठों से दबाने लगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के होठों को लॉलीपॉप पर समझ कर शक कर रही थी। शुभी को ठीक से किस करना नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो किए जा रही थी। वह आदित्य को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती थी। आदित्य शुभी की इस तरह किस करने से मन ही मन खुश हो रहा था। भले ही शुभी को ठीक से किस करना नहीं आ रहा था, पर उसे खुशी थी कि शुभी भी उससे प्यार करती है, उसकी इतनी फिक्र करती है। आदित्य धीरे धीरे शुभी की पीठ पर अपने हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद शुभी की पकड़ आदित्य के होठों पर ढीली होने लगी। आदित्य को फील हुआ कि शुभी उसे ऐसे ही किस करते करते हुए सो गई है। आदित्य को हंसी आ गई। उसने ठीक से शुभी को सुलाया, उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। आदित्य ने प्यार से शुभी के माथे को चूमा और उसे देखते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं जान, और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। फिर वह उसके गले लगकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह शुभी की नींद खुली तो उसने अपने आप को दूसरे रूम में पाया। फिर उसे याद आ गया कि उसे अभी कुछ दिन यहीं रहना है। उसने देखा कि उसके बगल में आदित्य नहीं था। उसने आदित्य की जगह पर अपना हाथ फेरा। एक उदासी शुभी के चेहरे पर छा गई। वो उठकर बैठ गई। उसका रोने का मन कर रहा था। उसने अपना फोन चेक किया, उसमें आदित्य के कई सारे मिस्ड कॉल थे। शुभी ने कॉल्स का टाइम चेक किया तो उसे पता चला ये तो कल के थे। वह चुपचाप उठकर बाथरूम में चली गई। सुबह के 8 बज चुके थे। हर्षवर्धन जी और उनका परिवार भी मित्तल मैंशन आ गया था। सभी बड़े लिविंग एरिया में बैठे का चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे।
इधर सभी बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। शुभी सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। समीर भी शानिका से बातें कर रहा था। दिया उनकी बातों को गौर से सुन रही थी और राज उसकी नजरें तो शुभी पर ही टिकी हुई थी। तभी आदित्य नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर शोर सुनकर सीधे वहीं आ गया। आदित्य समीर के पास अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, सैम, वो आज की शाम वाली मीटिंग पोस्टपोन कर देना। समीर ने आदित्य की तरफ देखा और बोला, हाँ ठीक है। तभी समीर फिर से एक बार आदित्य के चेहरे को देखता है। समीर आगे कुछ बोलता कि शानिका जो कि आदित्य के सामने बैठी हुई थी, वह आदित्य को देखते हुए चिढ़ते हुए बोली, आदि तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वैसे ही हो। शानिका की बात सुनकर दिया और राज भी आदित्य की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद वह आदित्य को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। समीर भी आदित्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। आदित्य ने जब सबको ऐसे देखा तो वह शानिका से बोला, क्यों, मैंने क्या कर दिया ऐसा? और तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शानिका समीर की ओर देखते हुए बोली, पता है सैम, रात को मैं आदि के रूम में गई थी। सोचा कि थोड़ा बैठकर बातें कर लेती हूँ। इतने दिनों बाद मिले हैं, पर यह महाराज तो वहां पर थे ही नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह कहां पर थे। आदित्य जो कि कॉफी पी रहा था, वह एकदम से कॉफी पीते पीते रुक गया। उसे लगा कि शानिका को पता चल गया कि वह शुभी के रूम में था। तभी शुभी किचन से आकर आदित्य को नाश्ता सर्व करने लगी। शानिका आगे बोली, इसकी आदत अभी तक नहीं गई, लड़कियों पर टाइम वेस्ट करने की। स्कूल में भी क्लास की लड़कियां इसके पीछे लगी रहती थी। इसने स्कूल की सीनियर्स गर्ल्स तक को नहीं छोड़ा था, उनमें से भी इसकी 4-5 गर्लफ्रेंड होंगी। शुभी ने शानिका की बात सुनी तो उसका हाथ रुक गया। उसने आदित्य को नाश्ता सर्व करना बंद कर दिया। आदित्य ने ये नोटिस कर लिया था। यहाँ तक कि समीर जो आदित्य के बगल में बैठा था, उसने शुभी को नोटिस कर लिया था। वह अपने मन में बोला, बेटा आदि, तुम तो गए आज। आदित्य शानिका को बीच में रोकते हुए बोला, क्या यार, तू क्यों पुरानी बातें लेकर बैठ गई है? चुपचाप ब्रेकफास्ट करना। अरे नहीं शानू, तू तो बता, दिया मजे लेते हुए बोली। शानिका हंसते हुए बोली, हाँ बताती हूँ। सैम याद है, एक बार तो ये बंक मारते हुए पकड़ा भी गया था। सैम शानिका की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, हाँ याद है। और फिर समीर आगे कुछ बोलता कि आदित्य जोर जोर से खांसने लगा। समीर चुप हो गया। वह समझ गया कि अगर वो कुछ बोला तो आदित्य उसे नहीं छोड़ने वाला। पर शानिका चुप नहीं हुई, वह आगे बोली, सारी लड़कियां दीवानी थी स्कूल में आदि की, और बेचारा हमारा सैम इस बात से दुखी होता कि वह आदि से ज्यादा गोरा है, फिर भी लड़कियां उससे क्यों नहीं पटती। समीर अपना मुंह खोलकर और अपनी आंखें बड़ी करते हुए शानिका को देखने लगा। वह अपने मन में बोला, अच्छा हुआ खुशी साथ में नहीं है, वरना पता नहीं ये क्या बकवास करती उसके सामने और फिर मेरी यही सबके सामने कुटाई करवा कर मानती। इधर आदित्य सोच रहा था कि वो शानिका को जान से मार दे। वह क्यों नाश्ता करने आया। शानिका आगे कुछ कह पाती उससे पहले आदित्य उठा और बोला, चल सैम, हमें ऑफिस जाना है, हमें लेट हो रहा है। समीर भी जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोला, हाँ हाँ चल भाई। आदित्य वहां से जाने से पहले एक बार शुभी की तरफ देखता है जो कि उसी को घूर रही थी।
आदित्य जल्दी से पलटा और वहां से निकल गया। शानिका दोनों को जाते हुए देख हंसने लगी और बोली, दोनों की पोल खोलना शुरू कर दी थी ना, इसलिए भाग गए। दिया और राज भी हंसने लगे। आदित्य और समीर बाहर निकल ही रहे थे कि अनीता जी ने आदित्य को रोकते हुए कहा, आदि, आज थोड़ा जल्दी घर आ जाना। आदित्य पलटकर जवाब दे पाता कि समीर ने उसके कंधे को पकड़ते हुए आदित्य को पलटने से रोक दिया और वह अनीता जी से बोला, हाँ दादी। समीर आदित्य को जल्दी से अपने साथ बाहर ले गया। आदित्य बाहर आते हुए समीर से गुस्से में बोला, यह शानिका भी ना कितना ज्यादा बोलती है यार। मेरे से बोलती है कि मैं नहीं बदला और खुद भी कहाँ बदली है, अभी भी पहले की तरह ही बकवास करती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने मुझसे ऐसा कहा ही क्योंकि मैं अभी भी नहीं बदला। समीर हंसते हुए आदित्य को कार के पास खींच कर ले गया और कार के साइड मिरर के सामने उसका चेहरा करते हुए बोला, ये देखकर बोल रही थी, उसे लगा कि तू रात में कहीं समझ जा। पर उसे क्या पता कि ये हमारी भाभी का दिया हुआ गिफ्ट है। आदित्य ने अपने आप को मिरर में देखा तो वह शॉक हो गया। उसके लोअर लिप पर थोड़ा साइड में बाइट मार्क था और उस जगह थोड़ी स्वेलिंग भी थी। आदित्य हकलाते हुए बोला, वो, अरे यार। वो हल्का मुस्कुराते हुए अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए बोला, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस पर। मीटिंग के चक्कर में बस जल्दी से तैयार हो गया। आदित्य इतना बोलकर चुप हो गया। समीर हंसते हुए बोला, बस भाई मत एक्सप्लेनेशन दे। शाम को भाभी को एक्सप्लेनेशन देना। शानिका ने जो तेरे स्कूल टाइम के पुराने चैप्टर्स खोले हैं ना, तो तुझे उन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाभी को। समीर आगे हंसते हुए बोला। शानिका की बातें सुनकर भाभी तुझे अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और ये जो तेरे होठों पर उनके प्यार का निशान है ना, इसी वजह से मैंने तुझे अंदर दादी के सामने पलटने से ओका, वरना वो भी देख लेती तेरे होठों पर लव बाइट। समीर इतना बोलकर फिर से हंसने लगा। आदित्य अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। मैं सोच रहा हूं कि कहीं जाकर छुप जाता हूं। मिलूंगा ही नहीं तो शुभी को कोई जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। समीर आदित्य की बात सुनकर फिर से अपने दांत दिखाने लगा। आदित्य को समीर के हंसने पर गुस्सा आने लगा। उसन एक चपत लगाते हुए समीर से कहा, क्या दांत दिखा रहा है? फिर आदित्य ने समीर को देखते हुए उससे पूछा, ये बताओ तुम सब सुबह सुबह क्यों आए हो? कोई बात है क्या? हाँ, वह दादी ने सबको बुलाया था। ये भी बताया कि गुंजन बुआ आ गई है और साथ में ये भी बोला कि उन्होंने तेरी शादी के बारे में अभी गुंजन बुआ को नहीं बताया है। समीर आदित्य से बोला। आदित्य समीर से बोला, मैं आज ऑफिस कैसे जाऊं? जैसे तुम लोग देख रहे थे वैसे ही सब लोग देखेंगे। अच्छा, और तुझे कब से लोगों से फर्क पड़ने लगा? समीर आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हम आदित्य ने बस इतना ही कहा क्योंकि वह अपने मन में ये सोच रहा था कि जब वह शाम को वापस आएगा तो शुभी से क्या कहेगा, क्योंकि कल जब उसने सिर्फ शानिका को गले लगाया था तो शुभी ने उसका क्या हाल कर दिया था। अब पता नहीं शुभी उसका का क्या करने वाली है। समीर ने आदित्य के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया और उसे अंदर कार में बैठने का इशारा किया। आदित्य भी चुपचाप से कार में बैठ गया। समीर कार में बैठे हुए आदित्य से बोला, कहाँ जाएगा तू? आदित्य समीर से बोला, मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। आदित्य का खुद का बिजनेस भी था जो कि उसने अपनी मेहनत से शुरू किया था और वह सफल भी हुआ। आज उसे इंडिया के टॉप बिलियनियर में जाना जाता था।
वह समीर के साथ मिलकर हर्षवर्धन जी और संजीव जी की कंपनी को भी हैंडल करता है। तारांकन। ठीक है, इतना बोलकर समीर ने कार स्टार्ट कर दी। मित्तल मैंशन में हर्षवर्धन जी और संजीव जी समीर के पापा के साथ निकल गए। निधि जी। समीर की मां गुंजन से बोली, दिया की शादी अभी इस वक्त कैसे हो सकती है, अभी तो शादियों का सीजन ही नहीं है। गुंजन मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आजकल के बच्चे इन सब में विश्वास नहीं करते। हम भी फिर मान गए। दिन भर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। गुंजन और निधि जी अनीता जी के साथ शॉपिंग पर चली गई। शुभी ने भी जैसे तैसे पूरा दिन काट लिया था। वह शानिका की बातों से बहुत बोर हो गई थी। रात के 11 बजे के समय जब आदित्य घर आया तो काफी शांत सा माहौल उसे दिखा। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कपड़े चेंज करने के बाद आदित्य आकर सोफे पर बैठ गया और फिर अपने आप से बोला, पता नहीं शुभी जाग रही होगी या नहीं। कैसे जाऊं? पक्का मुझसे गुस्सा होगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य अपने रूम से निकला और शुभी के रूम की ओर चल दिया। उसने डोर पर नॉक करने की बजाय शुभी को कॉल किया, पर शुभी ने कॉल पिक ही नहीं किया। आदित्य ने 2 से 3 बार शुभी को और कॉल किया, पर शुभी ने एक भी बार फोन कॉल पिक नहीं किया। फिर आदित्य ने एक बार शुभी के डोर पर नॉक किया, तब भी शुभी ने डोर ओपन नहीं किया। आदित्य वापस अपने रूम में आ गया। वह अपने बेड पर लेटे हुए बोला, लगता है शानिका की बात सुनकर मुझसे बहुत गुस्सा हो गई है। अरे यार, ये शानिका भी ना कुछ भी बकती है, अब मैं कैसे मनाऊं? आदित्य सोने की कोशिश करने लगता है पर नींद कहाँ आने वाली थी उसे। वह अपने आप से बोला, आई एम मिसिंग योर जान। आदित्य ने अपना फोन उठाया और फिर से एक बार शुभी को कॉल किया, पर शुभी ने इस बार भी कॉल पिक नहीं किया। सुबह के समय आदित्य नीचे डाइनिंग हॉल में आया तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। वह भी आकर अपनी जगह पर बैठकर नाश्ता करने लगा। उसकी नजरें शुभी पर ही थी, जो कि उसके सामने बैठे हुए नाश्ता कर रही थी। सबका नाश्ता हो जाने के बाद सब अपने काम में बिजी हो गई, क्योंकि दिया की शादी मित्तल मेंशन से ही होनी थी तो काफी काम था। परसों दिया की मेहंदी थी, उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। शुभी को आज कॉलेज जाना था, इस लिए वह जल्दी से अपने कॉलेज के लिए निकल गई। आदित्य ने जब शुभी को बाहर जाते हुए देखा तो वह जल्दी से उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। आदित्य ने शुभी के पीछे जाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शुभी मुड़ी तो आदित्य ने उसे अपने पास खींच लिया। शुभी सीधे आदित्य के सीने से लग गई। वह अपने आप को आदित्य से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, अगर किसी ने देख लिया तो? आदित्य ने शुभी के दोनों हाथों को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, हाँ तो देखने दो, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। और ये बताओ, तुमने मेरा रात को कॉल क्यों नहीं पिक किया? शुभी अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, हाँ नहीं उठाया क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी। दादी ने आपको जल्दी आने को कहा था ना, फिर भी आप लेट आए। मैंने कितना इंतजार किया आपका। पर आप क्यों आएंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए होंगे ना? उनकी ज्यादा फिक्र है आपको। मेरा क्या, मैं तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। इतना बोलकर शुभी ने आदित्य को धक्का दिया और वह जल्दी से अपनी कार की तरफ भाग गई। आदित्य शुभी को जाते हुए देखता रह गया। फिर वह भी गुस्से से अपनी कार में बैठकर निकल गया। आदित्य के जाते ही राज, जो कि गार्डन में एक पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों को देख रहा था,
वह बाहर निकल आया, उसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल थी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तुम मिलते हैं अगले पाठ में।